हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। वेलकम बैक। मैथ्स क्लास में आपका फिर स्वागत है। इससे पिछला जो वीडियो मैंने दिया उसमें जो मेंसुरेशन की प्रश्नावली हमें चालू करनी थी, घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, इनके बारे में, तो इससे पहले जो वीडियो था उसके अंदर हमने चर्चा की थी विमाओं की। दो विमाएं होती हैं, एक्स एक्स और वाई एक्स, दो दिशाओं के अंदर अगर कोई चित्र बनता है तो हमें सपाट दिखाई देता है, चपटा। लेकिन यदि उसमें तीसरी विमा शामिल और कर दें, एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स, जैसे ही वो शामिल हो जाता है तो बोर्ड पर बनी हुई आकृति भी हमें उभरी हुई दिखाई देती है। इसकी चर्चा की, तलों की चर्चा की, एक्स फलक, वाई फलक और जेड फलक के क्षेत्रफल कैसे निकलते हैं, उनके फार्मूलों की चर्चा की। और फिर उसके बाद में जो मूल रूप से कक्षा 3 से लेकर कक्षा 9 तक जो आपने सामान्य सूत्र पढ़े कुछ आकृतियों के, वो मैंने आपको कहा था कि आप इनको जरूर याद करें और इनकी सहायता से हम आगे जो आपकी ये प्रश्नावली चलेगी उसके सूत्रों का अध्ययन करेंगे। तो मैंने ये भी कहा था कि सूत्र रटे नहीं जाते हैं, अगर आप उसको बनाना सीख लें तो चित्र को देख करके तुरंत ही आप उसको हल कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सूत्रों पर ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न ऐसे होंगे जो डायरेक्ट सूत्रों पर अप्लाई नहीं होंगे, उनके लिए हमें सूत्र चित्र के आधार पर बनाना पड़ेगा। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखो अपन लेते हैं कि सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले आपके कंफ्यूज ये होता है कि दिए गए मान से अपन क्षेत्रफल निकालें या फिर आयतन ज्ञात करें। देखो इसमें एक क्लियर सी बात बता रहा हूं, ध्यान से देखना, ये ट्रिक है इनको याद करने का। कल मैंने बताया कि जब भी क्षेत्रफल निकलता है तो हमेशा दो राशियां गुणा होती हैं, और जब आयतन निकलता है तो तीन राशियां गुणा होती हैं। यहां अपन एक मीनिंग याद करेंगे, दो का मतलब होता है वर्ग और तीन का मतलब होता है घन। आपका कोई प्रश्न दिया है और उस प्रश्न के अंदर कोई खर्चा वगैरह कुछ दिया हुआ हो, उसमें अगर खर्चे के साथ वर्ग लिखा हुआ मिल जाए तो मान लो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और यदि उस खर्चे के साथ घन लिखा हुआ मिल जाए तो हमें आयतन ज्ञात करना है। लेकिन मान लो ये दोनों ही नहीं आए तो फिर क्या करेंगे? फिर उसके लिए दूसरा ट्रिक फिर याद रखेंगे कि उस प्रश्न को पढ़ने से हमें यह पता करना है कि इसका जो हल निकाला जा रहा है वो बाहर के लिए है या अंदर के लिए है। अगर अपन प्रश्न पूछें और उसका जवाब मिले बाहर, इसका मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी बाहर के लिए क्षेत्रफल और अंदर के लिए आयतन होगा। अब सबसे बड़ी बात यह होगी कि बाहर और अंदर का पता कैसे चले। तो देखो मैं कुछ उदाहरण बोल रहा हूं, आप खुद समझ जाएंगे। जैसे एक दीवार है, दीवार के ऊपर कलर करना है, तो बताइए कलर दीवार के ऊपर होगा या दीवार को तोड़ करके अंदर करेंगे? बाहर होगा, इसका मतलब दीवार का क्षेत्रफल निकलेगा। और यदि मान लीजिए आपसे यह कहा जाए कि एक दीवार बनाई गई है, दीवार में कितनी ईंटें लगेंगी, तो बताइए वो ईंट कहां लगेगी, दीवार के बाहर या दीवार के अंदर? अंदर लगेगी, इसका मतलब अंदर का मामला है, आयतन होगा। ऐसे ही कुआं खोदा गया, तो कुआं खोदने से मिट्टी निकलती है, तो अंदर से क्या निकली है? मिट्टी। तो अंदर से मिट्टी निकलेगी, उससे चबूतरा बनेगा। तो जो अंदर से मिट्टी निकली है, अंदर शब्द आ गया, इसका मतलब मिट्टी का क्या होगा? आयतन होगा। और जब कुआं खुद गया, उसको पक्का बनाने के लिए फर्मे भरे जाते हैं, सीमेंटेड किया जाता है उससे, तो सीमेंट उसकी दीवारों पर होगी, दीवार बाहर होती है, इसका मतलब वहां उसके लिए किसका उपयोग होगा? क्षेत्रफल का। ऐसे अपन इनका पता कर सकते हैं।
इसी प्रकार देखिए, कई बार जो प्रश्न आता है उसमें संख्या पूछी जाती है, कितनी ईंटें लगेंगी, कितनी टाइल्स लगेंगी, ऐसा प्रश्न आता है। तो संख्या से संबंधित जो प्रश्न आता है उसमें देखो, संख्या ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल का भी उपयोग होता है और संख्या ज्ञात करने के लिए आयतन का भी। लेकिन आयतन का कब करेंगे और क्षेत्रफल का कब करेंगे? जैसे मान लो संख्या ज्ञात करनी है और आपसे कह दिया है कि एक दीवार बनी हुई है या एक फर्श है, दीवार पर या फर्श पर टाइल लगानी है, तो टाइल हमेशा फर्श के ऊपर लगेगी या दीवार के ऊपर लगेगी, चिपकाई जाएगी वो। इसका मतलब उसकी संख्या ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल का उपयोग होगा। कितने ईंटें लगेंगी, ईंटें अंदर होती हैं, अंदर के लिए आयतन। ठीक है, कहने का मतलब ये, जैसे मान लो कोई पानी की टंकी है, अब पानी की टंकी को सही रखने के लिए कि वो खराब नहीं हो, पानी उसमें खराब नहीं हो, तो उसके कलर किया जाता है। अब कलर चाहे आप टंकी के अंदर करें, लेकिन होगा तो दीवारों के ऊपर, इसलिए क्षेत्रफल होगा। लेकिन जब पानी भरा जाएगा टंकी में, कि हम किसी टंकी में कितना पानी भर सकते हैं, उस पानी का आयतन निकलेगा। यानी अंदर के लिए आयतन और बाहर के लिए क्षेत्रफल होता है। ऐसे अपने आप से प्रश्न पूछेंगे तो ये आ जाएगा, फिर प्रश्न करेंगे तो ये सब समझ में आ जाएगा। एक देखिए, कई बार वजन पूछा जाता है, तो वजन के लिए या द्रव्यमान के लिए हमेशा आयतन का उपयोग करते हैं। दोबारा बताऊं, क्षेत्रफल जब वर्ग आता है, प्रश्न में कहीं भी वर्ग लिखा हुआ मिले या खर्चे के अंदर वर्ग मिले तो क्षेत्रफल, खर्चे में घन इकाई लिखा हुआ मिले आयतन। बाहर का मामला हो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, अंदर के लिए आयतन होता है। संख्या, जिस चीज की संख्या ज्ञात करनी है, जिस वस्तु की संख्या ज्ञात करनी है, उसमें यह पता करना है कि वो अंदर लगेगी या बाहर लगेगी। अंदर लगे तो आयतन और बाहर लगे तो क्षेत्रफल। ऐसे ही वजन, वजन पूछा जाता है। जैसे कोई लोहे की कोई छड़ है, उसका वजन पूछ लिया कि उसमें लोहे का वजन कितना है, तो हम उसका द्रव्यमान या वजन ज्ञात करने के लिए उसका आयतन निकालेंगे। अब कोई भी चीज किसी भी पात्र में भरी जाती है तो वो अंदर भरी जाती है, तो उसके लिए आयतन का प्रयोग किया जाता है। टंकी में कितना पानी आएगा, पानी का आयतन होगा। अब यह है कि वो पात्र कैसा है, और पानी का एक स्वभाव होता है, मिट्टी, सूखी मिट्टी का एक स्वभाव होता है कि वो जैसे पात्र में डलेगी उसका आकार वैसा ही हो जाता है। इसीलिए तो हम आकृति के बारे में पढ़ेंगे कि आकृतियां किस प्रकार से उसका क्षेत्रफल वगैरह निकलता है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा ट्रिक के हिसाब से याद रखना है, तो आप उसमें आयतन ज्ञात करें या क्षेत्रफल, ये बात स्वतः ही क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, मैं अपनी बात शुरू करने जा रहा हूं। हाँ, एक चीज मैं और बता दूं कि जब भी क्षेत्रफल निकलेगा तो उस क्षेत्रफल की जो इकाई होगी वो वर्ग इकाई होगी। इकाई लिखना नहीं भूलें। और यदि हम आयतन निकालें और आयतन का जब आंसर लिखा जाए तो उसमें वर्ग की जगह घन का प्रयोग होता है, घन इकाई। अब इसको लिखने के कई तरीके हैं। जैसे मान लो आपको वर्ग मीटर लिखना है तो वर्ग मीटर ऐसे भी लिखा जा सकता है, या ऐसे नहीं लिखो वर्ग मीटर तो मीटर लिख करके आप उसका स्क्वायर लगा सकते हो, तो इसको भी वर्ग मीटर पढ़ा जाता है। ऐसे आपको जैसे घन सेमी लिखना है, घन सेमी, तो या तो हिंदी में लिख दो घन सेमी, या घन नहीं लिखो तो सेमी की पावर जो है वो 3 कर दो, तो ये घन सेमी पढ़ा जाएगा। जहां घन सेमी, घन मीटर ये लिखा हुआ मिलेगा, आयतन की चर्चा हो रही है। वर्ग मीटर, वर्ग सेमी ये लिखा हुआ मिले तो उसमें क्षेत्रफल की चर्चा हो रही है। तो जब भी आंसर लिखें तो उसकी इकाई जरूर लिखें, और यदि उसकी कोई इकाई नहीं होती है तो फिर ऐसे ही आप बिना इकाई के उसको छोड़ दें। तो इस प्रकार से अपन ये क्वेश्चन करेंगे। अब अपन देखो शुरुआत करते हैं एक एक आकृति से। आपके 5-6 आकृतियों के प्रश्न आएंगे। उसमें सबसे पहले नंबर पर मैं ले रहा हूं यहां पर घनाभ। पहले नंबर की आकृति ले रहा हूं घनाभ। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं इन्हीं के साथ इसको शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। घनाभ की पहचान कैसे हो? पहली बात तो यह कि घनाभ जो होता है वो आयत से मिलकर के बना होता है,
चलो एक चीज इसमें इससे पहले और बता दूं मैं, घन और घनाभ की मैं एक बार चर्चा करता हूं। घन व घनाभ में जो इसके अवयव होते हैं वो कितने और क्या होते हैं। देखो घन और घनाभ दोनों की चर्चा हो रही है, उसमें एक तो पूछा जाता है कई बार फलक, फलक हो गया। फलक के बाद में आपसे पूछा जाएगा किनारे, ये कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं। फिर इसके बाद में पूछे जाएंगे शीर्ष, और शीर्ष के बाद में पूछे जाएंगे इसमें फलक हो गए, किनारे हो गए, शीर्ष हो गए और विकर्ण। तो इसकी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। अगर घन घनाभ की चर्चा करें तो आप जहां एग्जाम दे रहे हो उस कमरे को ही घन घनाभ मान लो, आप उस हॉल को घन घनाभ मान लो। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए घन और घनाभ में कितने फलक होते हैं। फलक का मतलब होता है पृष्ठ, यानी घन और घनाभ कितने पृष्ठों से मिलकर के बना होता है, वो 6 फलकों से बनता है। कैसे? 4 तो दीवार, 1 छत, 1 फर्श। तो घन और घनाभ में 6 फलक होते हैं। फर्क कितना होता है? घनाभ में प्रत्येक फलक आयताकार होता है और घन में प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। अब बात क्या है, फलक क्या होता है? पृष्ठ को फलक कहते हैं, पृष्ठ को फलक कहते हैं। अब आता है किनारे। अब ध्यान देना, जहां 2 फलक मिलते हैं, ये दीवार और ये दीवार जहां मिलेगी वो बनेगा कोना, किनारा। तो ये किनारे हो गए। तो आपसे अगर परिभाषा भी पूछे तो फलक से किनारे की परिभाषा निकल जाएगी। जहां 2 फलक मिलते हैं वो किनारा होगा। जैसे ये मैंने कोई घनाभ बनाया, हालांकि आप जिस कमरे में बैठे हो उसको भी देख करके आप पता कर सकते हो, इस प्रकार से है। तो फलक क्या हुआ? ये दीवार, इसके सामने की दीवार, साइड वाली दीवार, सामने की दीवार, 4 तो दीवारें हो गई, 1 छत हो गया, 1 फर्श हो गया, 6 फलक हो गया। किनारे, जहां पर 2 फलक मिलते हैं। अब 2 फलक कैसे मिलेंगे? जैसे ये है फर्श, इस फर्श से ये इधर वाली दीवार मिल रही है तो ये किनारा हो गया। ये दीवार जहां मिलेगी ये किनारा हो गया। तो अब ध्यान रखो, दीवार के अंदर 4 किनारे होंगे, 4 कोने होंगे, 1 2 3 4। 4 ही छत पर होंगे। कैसे? दीवार और छत जहां मिलेगी किनारा बनेगा। तो एक किनारा इधर होगा, फिर ये दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 दीवारों में किनारे हो गए, 4 छत पर हो गए। सेम ऐसे ही 4 फर्श पर होंगे। तो 4 + 4 + 4 यानी किनारे होते हैं 12। अब किनारे से बनता है शीर्ष। तो अब कमरे का कोना देखना ऊपर और आराम से आपको पता चलेगा वहां 3 किनारे दिखाई देंगे। देखो इधर ये शीर्ष, इस दीवार का यानी ये किनारा आएगा, ये किनारा आएगा और ये किनारा, तीनों किनारे जहां मिलते हैं ये शीर्ष बनता है। तो शीर्ष कितने हुए? 4 तो बनेंगे छत के ऊपर, छत के साथ 4 और 4 ही होंगे फर्श पर। तो किनारे शीर्ष होते हैं 8, फलक 6 होते हैं, किनारे 12 होते हैं घन घनाभ में, शीर्ष 8 होते हैं। और फिर अपन जानते हैं कि जैसे एक आयत है, इसका एक उदाहरण ले रहा हूं। आयत के अंदर देखो शीर्ष हो गए 4, शीर्ष होते हैं 4 और आमने सामने के 2 शीर्षों को मिलाने से एक विकर्ण बनता है। 2 शीर्षों से एक विकर्ण, 4 शीर्षों से 2 विकर्ण बनते हैं। तो इसका मतलब 8 शीर्षों से आधे कर दो, 4 विकर्ण बनेंगे। तो घन और घनाभ में जो अवयव होते हैं, फलक होते हैं 6, किनारे होते हैं 12, शीर्ष होते हैं 8 और विकर्ण होते हैं 4। ये चीजें आप आराम से याद कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपने उस कमरे को देख करके सारी चीजें काउंट कर सकते हैं। अब मैं आकृति लेने जा रहा हूं घनाभ। सबसे पहले ले लेते हैं घनाभ। तो घनाभ के लिए देखिए कुछ चीजें मैं यहां पर शॉर्ट में लिखूंगा ताकि आप समझ जाएं।
सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि घनाभ की आकृति कब बनेगी, जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होगी। ये कोई जरूरी नहीं कि दो चीजें सेम हो सकती है, लेकिन तीसरी चीज अलग होनी चाहिए। कोई भी एक चीज अलग हो जाए, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये होती है अलग अलग, तो आप समझ जाओ कि वो घनाभ है। या जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की चर्चा की जाती है प्रश्न में, तो वो घनाभ होगा। घनाभ जो होता है इसका प्रत्येक फलक आयताकार होता है, यानी इसका जो फलक होगा, प्रत्येक पृष्ठ होगा, वो आयताकार होगा। तो आयताकार फलकों से जो आकृति का निर्माण होता है वो घनाभ होता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, पहचान होगी। प्रश्न में पढ़ेंगे तो कई बार घनाभ लिखा हुआ नहीं आता है, तो अपन प्रश्न को पढ़ करके ही निश्चित करेंगे कि क्या करना है। इसके अंदर देखिए नंबर 1 पहला सूत्र आता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके लिए देखो मैं क्लियर कर दूं, हालांकि आपको याद रखना है ये, इसमें अपने पास 6 फलक होते हैं, लेकिन 3 फलक एक जैसे होते हैं। जैसे इस दीवार के सामने का फलक ये समान होगा, इसका मतलब 6 फलकों में 3 जोड़े बराबर होते हैं। आमने सामने की भुजाएं या इसमें पृष्ठ जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। तो इसके अंदर काम में लिया जाता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इनको यदि चक्रीय क्रम में लिखा जाए, यानी इसके फलक होते हैं कितने, फलक 6 होते हैं, लेकिन एक्स फलक वाई फलक जेड फलक ये 3 फलक होते हैं। और कल मैंने पिछले वीडियो में इसका क्षेत्रफल बताया था। तो देखिए जब एक्स फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे आप, तो वो आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, फिर प्लस वाई फलक का होगा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, प्लस ये जेड फलक का होगा लंबाई यानी ऊंचाई गुणा लंबाई। देखिए प्रत्येक जो राशि है वो 2-2 बार गुणा हो गई। लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, यानी ये एक्स फलक का हो गया, वाई फलक का हो गया, जेड फलक का, तीनों को हमने जोड़ दिया तो फलक 3 हो गए। लेकिन घनाभ में फलक होते हैं 6, इसलिए यदि आप 3 फलकों को यानी एक्स फलक वाई फलक जेड फलक को यदि आप 2 से गुणा कर दें तो 6 फलकों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। तो यहां से अपने पास घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया 2 गुणा, ब्रैकेट में लिखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। यहीं से कल जो मैंने बताया वो 3 फार्मूले निकल करके आएंगे। नंबर 1 एक्स फलक का क्षेत्रफल, पहला जोड़ा ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं L गुणा B। दूसरा है Y फलक का क्षेत्रफल, यह आएगा Y फलक वाला ये चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या इसको लिख सकते हैं B इंटू H। और तीसरा देखो ये होगा Z फलक, तो तीसरा फार्मूला इसमें निकल के आएगा Z फलक का क्षेत्रफल, और ये अपने पास हो जाएगा ऊंचाई गुणा लंबाई, या इसको लिख सकते हैं H गुणा L। और इन तीनों को जोड़कर अगर उसका दुगना कर दिया जाए तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाता है। दूसरे नंबर पर आता है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन देखो, क्षेत्रफल के लिए मैंने आपसे क्या कहा था कि क्षेत्रफल में हमेशा 2 राशियां गुणा होती हैं। तो देख लीजिए लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, 2-2 राशियां, भले ही इसको 3 बार जोड़ दिया हमने फलकों को, लेकिन प्रत्येक का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो 2 राशि गुणा होकर के निकलेगा। आयतन में होती है 3 राशियां, इसलिए इसकी इकाई भी घन इकाई होती है। अब देखिए घनाभ में 3 चीजें होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। यदि अपन तीनों को गुणा कर दें
तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये घनाभ का आयतन निकल जाता है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा कि आयतन का एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, बाद में नोट कराऊंगा, केवल मैं यहाँ समझा रहा हूँ। आयतन, यदि हमारे पास दी गई आकृति के आधार का क्षेत्रफल है, आधार के क्षेत्रफल को यदि ऊंचाई से गुणा कर दिया जाए तो आयतन निकलता है। आधार कैसा भी हो सकता है। तो देखिए जो घनाभ था, उस घनाभ के अंदर उसका जो फर्श है, पेंदा है या उसका आधार है, वो देखिए आयताकार होता है, आयताकार। तो पेंदा कैसा हुआ? आयताकार। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, और उसको ऊंचाई से गुणा कर दिया जाए तो देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन आ जाएगा। ऐसे अपन आगे पढ़ेंगे। आगे जब घन आएगा तो घन वर्ग से मिलकर के बना होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग में केवल क्या होती है? भुजा होती है। तो इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई, तो भुजा गुणा भुजा यानी भुजा स्क्वायर होगा, आधार का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर ही होगा, और उसको ऊंचाई से गुणा करो, ऊंचाई भी उसमें भुजा है, इसका मतलब भुजा कितने बार गुणा हो जाएगी? 3 बार। इसलिए घन का जो आयतन होगा वो भुजा क्यूब बनता है। तो अपने पास आ गया घनाभ का आयतन। इसके बाद में या इसको क्या लिखेंगे आप? L इंटू बी इंटू एच। अब देखिए तीसरे नंबर पर आता है घनाभ के विकर्ण की लंबाई। देखो घनाभ में 4 विकर्ण होते हैं, और विकर्ण की यदि हमें लंबाई निकालनी है तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। आपके पास 3 राशियां होती हैं घनाभ में, तो लंबाई का वर्ग कर दें प्लस चौड़ाई का वर्ग कर दें प्लस ऊंचाई का वर्ग कर दें, और वर्ग करके इनको जोड़ करके उसका वर्गमूल निकाल दिया जाए, रूट कर दिया जाए, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई आती है। यानी घनाभ की विकर्ण की लंबाई का फार्मूला होगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। तो घनाभ में मेन चीजें यही हैं, क्षेत्रफल, आयतन और घनाभ के विकर्ण की लंबाई। अब अपन दूसरी आकृति लेते हैं, और वो आकृति है अपनी घन। घन और घनाभ में थोड़ा सा फर्क है, जो मैं बार बार बोल करके आपको बता रहा हूं। घनाभ आयत से मिलकर के बना होता है, और जो घन होता है दूसरे नंबर पर ले रहे हैं घन। घन के अंदर केवल आपको भुजा दी हुई होगी, केवल भुजा। जैसे वर्ग में केवल भुजा होती है, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी, इसमें केवल भुजा होगी। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि घन का जो प्रत्येक फलक है, वो प्रत्येक फलक या पृष्ठ वर्गाकार होता है, वर्गाकार। इसका प्रत्येक फलक जो होगा वो वर्गाकार होगा, और वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है भुजा स्क्वायर होता है। तो देखिए इसमें भी अपन वही तीन चीजें निकालते हैं। नंबर 1, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए घन का प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आता है भुजा स्क्वायर। लेकिन घन में कितने वर्ग होते हैं? 6, क्योंकि फलक 6 होते हैं, इसलिए आप इसे 6 से गुणा करते हैं। तो देखिए बड़ा अच्छा तरीका हो गया इसका। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 6 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर आया वर्ग के क्षेत्रफल के कारण। कितने वर्ग हैं उसमें? 6 हैं, 6 से गुणा कर दो, तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर हो गया। दूसरे नंबर पर है घन का आयतन। देखो घन का आयतन, अभी मैंने बताया था कि घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, आयतन आ गया। घन के अंदर लंबाई भी भुजा होती है, चौड़ाई भी भुजा होती है, ऊंचाई भी भुजा होती है। इसलिए अगर आप तीनों को आप गुणा करें तो भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यानी ये आएगा
भुजा क्यूब। और वही बात, क्षेत्रफल में 2 राशि गुणा होती है और आयतन में 3 राशियां। क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है और आयतन में क्यूब होता है, यानी राशि की घात 3 बनेगी, चाहे वो अलग अलग हैं तो जुड़ करके 3 हो जाएगी। घन का आयतन हो गया। तीसरे नंबर पर है घन के विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई, देखिए घन की जो भुजा होती है उस भुजा को यदि √3 से गुणा कर दिया जाए तो तुरंत उसमें घन की विकर्ण की लंबाई आ जाती है, यानी भुजा √3। जैसे किसी घन की भुजा 5 सेमी है तो उसका विकर्ण होगा 5√3। भुजा रख दो और √3 से गुणा कर दो। इस प्रकार से ये घन के तीनों फार्मूले आ जाएंगे। तो अपन अगर थोड़ा बहुत भी इसमें ध्यान से देखें तो अपन इस सूत्रों को बिना रटे समझते हुए याद कर सकते हैं। अगर उनकी ट्रिक याद रहे, उस आकृति के बारे में पता रहे, तो अपन ये निकाल सकते हैं। अब देखिए अगली जो आकृति है उससे पहले मैंने एक फार्मूला बताया था, आयतन का एक ढांचा बताया था। तो उसमें मान रख करके, जैसे एक सांचा होता है, सांचे में डाला जा सकता है, वैसे आयतन का एक सांचा मैंने बताया था, उसे आप नोट में लिख लें। किसी भी आकृति का यदि हमें आयतन ज्ञात करना है तो आयतन बराबर होगा पेंदे का क्षेत्रफल, पेंदे को आधार भी कहते हैं, का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। यदि आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दिया जाए तो आयतन का फार्मूला निकल जाता है। ये आप विशेष याद रखें। तो इसका जो आपने आधार देखा होगा, देखो आधार के नाम से ही वस्तु जानी जाती है। आयताकार यानी उसका पेंदा आयताकार, इसलिए वो आयताकार वस्तु हो गई। वृत्ताकार, उसका पेंदा वृत्त जैसा है। आयताकार, वृत्ताकार, घनाभाकार, घनाकार।